नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया घुमा। पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। पक्ष विपक्ष में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की घोषणा के बाद दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनाव से पहले बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमले को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोल दिया। मंगलवार रात अर्जुन सिंह के घर पर 3 देसी बम फेंके गए। हालांकि इससे किसी के नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई है। तब से बीजेपी ममता सरकार पर हमला बोल रही है। ममता भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही हैं ताकि उनकी कुर्सी बची रहे, लेकिन बीजेपी ने इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया है ताकि चुनाव रुक जाए और ममता की कुर्सी खतरे में पड़ जाए। ममता और शुभेंदु अधिकारी के बीच शाह और मात का खेल चल रहा है। ममता शुभेंदु के खिलाफ पुरानी फाइल खंगालकर जेल भेजने की कोशिश कर रही हैं। 2 दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, लेकिन शुभेंदु को अदालत से राहत मिल गई। तब से ममता और तिलमिला गई हैं। अब बीजेपी के सांसदों के घर में बम फेंके जाने के बाद बीजेपी नेताओं को फिर सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। इसलिए गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखकर बीजेपी के 61 नेताओं को ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। उसके बाद ममता ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता ने कहा कि वो राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत सकते, इसलिए एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद ममता सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले की सीबीआई जांच हो रही है। अब सवाल ये है कि बंगाल में बवाल कब तक, सियासी दुश्मनी कब तक चलती रहेगी। तो आज का जो सवाल है वो काफी अहम है और आज इसी मुद्दे को लेकर आप लोगों से हम चर्चा भी करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत मैं करा देती हूं। हमारे साथ माधवी अग्रवाल बीजेपी लीडर के तौर पर जुड़ी हैं। हमारे साथ बादल देबनाथ टीएमसी लीडर के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले माधवी अग्रवाल जी, आप ही से सवाल मैं पूछना चाहूंगी। फिर से वही संकट आन खड़ा हुआ है। अब विधायकों को लेकर, मंत्रियों को लेकर सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कल ही जैसे एक विधायक के घर पर बम फेंक दिया जाता है, उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या बंगाल में फिर से वही हिंसात्मक रवैया देखने को मिल सकता है। आप किसको जिम्मेदार मानती हैं मैम? देखिए, सीधी सी बात है कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। पूरे राष्ट्रीय चैनलों पे ये चलाया गया कि इलेक्शन खत्म होने, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन जिस तरीके से वायलेंस पूरे बंगाल के अंदर में हुआ, ये बड़ा दुखद है किसी भी गणतांत्रिक देश के लिए कि इस तरीके की हिंसा जो है वो इलेक्शन में देखी जाती है। अरे भाई, सारे लोगों को अपनी विचार रखने का जो है अधिकार है, और अगर कोई व्यक्ति किसी दल के साथ जुड़ना चाहता है, उसके साथ अगर अपनी राजनीति को आगे लेकर जाना चाहता है, तो ये उसका आपका व्यक्तिगत मामला है। उसके लिए किसी से प्रेशर नहीं किया जा सकता। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो रंगी प्राथमिकता का चरित्र ममता बनर्जी के शासनकाल में टीएमसी ने जिस तरीके से बढ़ाया है, वो बंगाल की भूमि को, जो की एक बौद्धिक भूमि मानी जाती थी, शिल्प की भूमि मानी जाती थी, कला की भूमि मानी जाती थी, उसको पूरी तरीके से धूमिल कर दिया है, पूरी तरीके से गंदा कर दिया है। और अब भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ये लोग जो है वो विधायकों का दबाव बना रहे हैं कि किसी तरीके से भी उनके दल पे आ जाए। ब्लैकमेलिंग की जा रही है, तो ये ठीक नहीं है। ममता बनर्जी अपने घर से चुनाव हार चुकी है, और उनको ये मानना चाहिए कि मुख्यमंत्री जो है, बार बार ये उनको याद रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार चुकी है। लेकिन बावजूद इसके, जैसे ही उनके हारने के बाद भी और इलेक्शन के जैसे रिजल्ट घोषित हुए, उसके बाद लगातार जो हिंसा चलती रही पश्चिम बंगाल में, जिसकी वजह से हमें जाकर कानून की शरण में जाना पड़ा, हमें ह्यूमन राइट्स के शरण में जाना पड़ा। तो ये क्यों है कि पश्चिम बंगाल में जब आपकी सरकार बन चुकी है, बावजूद उसके आपने लोगों को मारा, पीटा, उनके घर जलाए। ठीक है, सवाल यहाँ पर बहुत दुखद है। इतनी बड़ी जनसंख्या से जवाब उन्हें वापस क्यों भेजा गया? सर, सवाल कई उठ रहे हैं इसी को लेकर। क्या एक बार फिर से बंगाल में खेला करवाने वाले हैं? क्यों वहां पर हिंसात्मक लड़ाइयां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं? चुनाव को लेकर इतना ज्यादा वहां पर आक्रामक रवैया क्यों देखने को मिलता है कि वहां पर हस्तक्षेप कई बार कोर्ट को करना पड़ता है, संज्ञान लेना पड़ता है, और मंत्रियों को, नेताओं को वहां पर सुरक्षा के लिए चाक चौबंद करनी पड़ती है वहां की सुरक्षा को। ऐसा क्यों? मैं आंसर दूंगा।
जी। मैडम मैं आपको ये पहले ये कहना चाहता हूँ, हिंसा का बात जो आपने किया, आज त्रिपुरा में आपने देखा, त्रिपुरा में क्या हुआ, भाजपा ने CPIM तृणमूल के और कितने सारे लोगों को, कितने पार्टियों के साथ जला दिया त्रिपुरा में। सर अभी बंगाल की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, फिर ओवरऑल देश पर भी जाएंगे। पहले बंगाल में जो उपचुनाव है उसको लेकर जरा हम चर्चा कर लें। मेरे आपसे यही उम्मीद कर रही हूँ कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसी से रिलेटेड आप जवाब दीजिए। जी मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ, इसमें आप मत चुकिए। मैं जो बोल रहा हूँ, जो भाजपा का जो गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, त्रिपुरा में है, तो क्या क्या कर रहे हैं, आपको भी आप बंगाल के बारे में सवाल कर रहे हैं। तो मैं तो दूसरा राज्य में जहाँ पर भाजपा का गवर्नमेंट है वहाँ पे क्या हो रहा है वो तो मैं जरूर करता हूँ, वही तो मेरा काम है। आप जैसे सवाल करते हैं तो मेरा तो काम तो है आंसर देना, आपको तो आंसर देना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जैसे माधवी मैडम ने कह रहा है, वो हार चुकी है, नहीं ममता बनर्जी नहीं हार चुकी है, उसको जबरदस्ती या नंदीग्राम से हरा दिया गया, क्योंकि 1 घंटा का करंट ऑफ था और सर्वर भी डाउन कर दिया। पहले चुनाव ऑफिस से डिक्लेयर किया था, ममता बनर्जी 1200 वोट में जीत गई, उसके बाद 1 घंटा का सर्वर डाउन करके 1600 वोटों में शुभेंदु को जिताया गया। ये इलेक्शन कमीशन का मैटर है, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसी तरह। अब पूरा देश जानता है कैसे ममता बनर्जी को हरा गया इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब देखा पूरा बंगाल में इन लोग को 77 से ज्यादा सीट नहीं मिल रहा है, 200 पार ऊपर ममता बनर्जी आ चुकी है, ममता जी हार जाएगा, ममता बनर्जी अकेली पड़ जाएगी, बहुत कुछ कहा मोदी जी और अमित शाह जी ने। लेकिन जब हार गया तब जबरदस्ती ये लोग ने ममता बनर्जी को हराया और सर्वा डाउन और लोकसभा करके हराया, वो सब कुछ पूरा जानता है। लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट का जो हिस्सा है, जैसे बंगाल के जो मुख्य सचिव है उन्होंने रिपोर्ट दिया 6 महीना हो रहा है, वो हो रहा है। और इसलिए यहाँ पर वाइलेशन करना चाहिए। भवानी बोर्ड क्या गवर्नमेंट के जो मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इसलिए हो रहा है, 3 जगह में बाई इलेक्शन हो रहा है और ममता बनर्जी जीत रहा है। और इसके बाद मैं इसी से कह रहा हूँ, त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में जैसे दंगा हो रहा है, जैसे दलित के अत्याचार हो रहा है, आग जला जा रहा है, कोरोना का तो वैक्सीन नहीं मिल रहा पूरा देश में, आप भी जानते हैं, टोटल 16 करोड़ के ऊपर लोग डबल वैक्सीन मिला है। तो इससे 140 का 125 करोड़ के लोगों को कितना दिन और लगेगा डबल। लेकिन बादल जी, जो वहाँ पर जो राजनीतिक लड़ाई वहाँ पर चल रही है, जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है, वो हिंसा का रूप क्यों बार बार ले लेती है? चुनाव है, चुनाव में हिस्सा लीजिए, हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर क्यों बार बार इस तरीके की हिंसक घटनाएं हो जाती हैं? पहले भी हमने चुनाव से पहले देखा कि क्या कुछ बंगाल ने झेला। मैडम प्रॉब्लम तो यही है, जब त्रिपुरा में हम पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी गया, वो उसके काफिले पर हमला किया, दूसरे के ऊपर लोग हमला किया, लेकिन आप लोगों ने नेशनल चैनल पर एक ही नेशनल चैनल पर आप लोगों ने दे नहीं किया, क्यों नहीं देखा? क्योंकि अभिषेक बनर्जी तृणमूल करते उसका पार्टी के महासचिव है, उनके ऊपर हमला हुआ, भाजपा द्वारा हमला हुआ, भाजपा को झंडा देके हमला हुआ, छोड़ दिया। लेकिन बंगाल में क्या हुआ वो आप जगह देखिए ना, बंगाल में जो अफ्रीका नेशनल ह्यूमन राइट ने जो रिपोर्ट किया, हाईकोर्ट ने जो सीबीआई को जांच करने को कहा, ये जांच कर रहा है। लेकिन एक बार भी आप कह नहीं सकते, जो टीएमसी के 17-18 चुनाव के बाद से उठे थे, भाजपा ने ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सीबीआई क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, सीबीआई हम लोग के पास नहीं, माधवी जी से जवाब लेते हैं। ठीक है, कमिश्नर ह्यूमन राइट के कमीशन जो है वो भी नहीं किया। ठीक है, ओके, ठीक है, माधवी जी से जवाब ले लेते हैं। माधवी जी, यहाँ पर की हार को जो है वो इलेक्शन मतलब आप इलेक्शन का दोष दे रहे हैं, वो जो है वो इलेक्शन कमीशन को दोष दे रहे हैं। तो बड़ी विचित्र बात है कि क्या बोल रहे हैं। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन को इस तरीके से जो इंडिपेंडेंट संस्था है उसके ऊपर आप तहमत लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास में? मतलब वहाँ के मुखिया जो है उनको हरा दिया, लेकिन बाकी बादल जी आपके पास आऊंगी, मैं आऊंगी बादल जी। माधवी जी जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। माधवी जी, ठीक है, माधवी जी एक सवाल का जवाब दीजिए। आरोप ये भी लग रहा है आपकी सरकार पर, सुनिए मैडम, आपकी सरकार पर आरोप ये भी है कि एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। राजनीतिक लड़ाई अगर नहीं जीत पा रहे हैं तो एजेंसियों के सहारे केस किए जा रहे हैं।
केसेस में फंसाया जा रहा है, उलझाने की कोशिश की जा रही है। ये टीएमसी की तरफ से खुद ममता बनर्जी की तरफ से इल्जाम लग रहे हैं। अभी हम ये कहें कि सुरेंद्र अधिकारी के ऊपर में ये जानबूझ के इनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने उनकी हार हुई ममता बनर्जी की उनकी वजह से, तो उनको जो फंसाया जा रहा है, तो जब तक वो वहाँ थे तब तक कोई उनके पर इल्जाम नहीं लगा था, लेकिन अब इल्जाम लगाया जा रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। भाई जिसने जो किया है वो कानूनन तौर पर उसकी जांच होगी कि जो परिणाम आएंगे, और परिणाम आएंगे तो उसमें जो फैसला होगा कानून का, जो भी जुडिशियल उसके जो वर्डिक्ट आएगा उसके ऊपर में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें किसी भी संस्था को आप इस तरीके से जोड़ नहीं सकते कि संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। संस्था का कोई दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। यदि संस्था को लगता है किसी भी संस्था को कि वहाँ पर उन्हें अब जो केस पहले से फाइल है उस पर कोई कार्रवाई करनी है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो चलते रहते हैं। उसमें कभी प्रक्रिया कम होती है, कभी तेज होती है। तो ये कोई आप नहीं कह सकते कि उसका सहारा लिया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर वहाँ पर इतनी हिंसा होने देती क्या है भारतीय जनता पार्टी? हिंसा हो रही है वहाँ पर, और इस हिंसा को रोका कैसे जाएगा? ठीक है, चुनाव आते ही या फिर चुनाव का ऐलान होते ही इस तरीके की हिंसा घटनाएं जो होती है बहुत सवाल उठा रही है। ठीक है माधवी जी, आऊंगी मैं आपके पास, लौटूंगी आपके पास, आपका भी पक्ष जानेंगे, साथ में विपक्ष क्या इस मसले पर कह रहा है उस पर भी जवाब लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि जो हिंसा इस वक्त बंगाल में हो रही है और जो हिंसा इससे पहले भी हुई थी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बात आज हम कर रहे हैं कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष में पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर जो तनाव है उसको लेकर सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है। बीजेपी सांसद के घर बम फेंके जाने के बाद बीजेपी नेताओं को सुरक्षित माहौल दिया जाए, इसकी चिंता सताने लगी है। खुद गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को चिट्ठी लेकर ये कहा है कि जो इनके 61 नेता हैं उनको सुरक्षा ज्यादा मुहैया करवाया जाए। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं बादल जी, इसी को लेकर आपसे मेरा सवाल है। चिट्ठी लिखकर ये कहा जा रहा है कि ज्यादा सुरक्षा मुहैया करवाई जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। कल तो बच गए एक सांसद साहब, लेकिन फिर ऐसे क्षण ना आ जाए, फिर ऐसी घड़ी ना आ जाए कि कुछ उनको या उनके परिवार को हानि क्षति पहुंच जाए। कैसे सुरक्षित माहौल दे पाएंगे आप तमाम मंत्रियों को? देखिए मैडम, मैं उससे पहले माधवी मैडम का 2-3 सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं। जी बिल्कुल। माधवी मैडम ने नंदीग्राम के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में बहुत कुछ था, लेकिन नंदीग्राम में जो सिचुएशन था, जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप मैं लगा रहा हूँ, ऐसा कह दिया माधवी मैडम ने। मैं इसको कह रहा हूँ ममता बनर्जी उन्होंने नहीं माना, जैसे नंदीग्राम में काउंटिंग के दिन जो हुआ था, इसके लिए हाईकोर्ट हुआ, हाईकोर्ट के ऊपर विचार चल रहा है और वो हाईकोर्ट में नवंबर तक डेट दिया। उसके बाद भी हाईकोर्ट में जो डिसीजन होगा हाईकोर्ट में दिखा जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट में इसका केस चल रहा है हाईकोर्ट में नंदीग्राम के बारे में। और ममता बनर्जी वहां पर नहीं आता, उसका मानते हैं और पूरा बाहर जानते कैसे उनको हराया गया नंदीग्राम में इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ बंगाल में पूरा शांति है, लेकिन इलेक्शन के पहले 2-3 दिन पहले और इलेक्शन के 2 साल पहले थे यहाँ के बंगाल के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप घोष, उन्होंने हर दिन जैसे इसको मारेगा, उसको पीटेगा, उसको शमशान में भेजेगा, ऐसा बहुत कुछ कहा। सफेद साड़ी भेजेगा, घर में सफेद भेजेगा। मैं देखता हूँ पुलिस क्या करेगा, हम लोग आ रहे हैं विधानसभा चुनाव के बाद, हम लोग सत्ता में आ रहे हैं, देख लूंगा पुलिस को, सब सारी पुलिस को देख लूंगा। एक इतना हिंसा फैलाने के बाद जो हुआ सिचुएशन हुआ, उसको संभालना ममता बनर्जी पूरे बंगाल से ऐसे संभाल गया। उसके बाद भी देखिए ममता बनर्जी के ऊपर कितना बंगाल के 80% के लोग कितना खुश है, उनका काम के ऊपर खुश है, उनका जो काम करते हैं बंगाल में मोदी भी मैडम नहीं जानते। जैसे अभी लक्ष्मी भांडार के बारे में कहा है तो 3-4 कदम के ऊपर फॉर्म हर महिला का घर जाएगी, महिला का 500 रुपया 1000 रुपया जाएगा। ममता बनर्जी काम कर रहे, सब करते हैं, जन्म से मृत्यु तक ममता बनर्जी काम कर सबके लिए काम कर रहा है। लेकिन इसीलिए ममता बनर्जी को 200 के ऊपर दिन बंगाल के लोग उसी से भेज दिया। सत्ता में ममता बनर्जी रहेगा, बंगाल के महापौर किया, लेकिन ये लोग हार को स्वीकार नहीं कर रहे। इसलिए अभिषेक बनर्जी को 2 दिन एक दिन पहले ईडी ऑफिस में दिल्ली में बताया गया था, और अभिषेक बनर्जी जहां पर जाए उनके ऊपर आता है, लेकिन वो सब नहीं कह रहे लोग। वो लोग जानते हैं उनके पास ठीक है बादल जी, लेकिन ये बताइए 25 एमएलए हमारे साथ संपर्क रख रहा है, उनके पास 50 के विधानसभा एमएलए नहीं रहेगा। ये भी क्यों नहीं रहेगा? अगर इसके अंदर ही दर्दिल है, इसके अंदर पार्टी का अंदर ही है, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। नहीं ठीक है, मुझे जरा इस बात का जवाब दीजिए सर।
बीजेपी नेताओं को जो अब सुरक्षा का जो चिंता सता रही है उसको आप कैसे सुलझाएंगे? क्योंकि एक के बाद एक अगर हमला होता है किसी पर भी, किसी सांसद के घर पर अगर हमला हो जाता है, आप ये बताइए जांच करवाएंगे इसमें? मैडम, बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है, जो लोग हार चुकी है विधानसभा चुनाव में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन सभी को सुरक्षा दिया। सर हार गए तो इसका मतलब ये नहीं ना कि उनके ऊपर बम से हमला करवा दिया जाए या फिर उन पर हिंसा हो। जी नहीं मैडम, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। जो लोग हार चुके हैं, जो लोग जीता है, सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीआरपीएफ द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को सुरक्षा दे रहा है। लेकिन अभी क्या है, इन लोगों के पास इनको खाना देना, इनको रहने का जगह देना, इन लोगों के पास नहीं, तो हार चुकी है। इसके बाद इन लोग को एक करके छोड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी एक लीड सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री दफ्तर ऑफिस से बंगाल के सेंट्रल गवर्नर ने यहाँ पर भी ऑफिस में आया कि इन 50 लोगों को सुरक्षा देना है। एक लिस्ट 3-4 दिन पहले ही आया, तो उसके लिए ममता बनर्जी और गवर्नर ने सोच रहा है जिन लोगों का नाम आया उसमें एक नाम भी है राकेश सिंह। ठीक है ना, एक नाम है राकेश सिंह जो राज फैक्ट्री में जेल में है। जो जेल में है तो उसको उसका सुरक्षा कौन देगा? उसका नाम भी होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री अमित शाह के दफ्तर से यहाँ पर आया, जो जेल में है। तो ऐसा लोगों को गाँव में 50 लोगों के अंदर क्यों है, पहले बताइए। आज से हुआ जो एमपी है उसका घर के सामने बोमाबाजी हुआ। ठीक है, मैं माधवी जी से सवाल ले लेती हूँ। ठीक है, माधवी जी से सवाल ले लेती हूँ। माधवी जी, अब उपचुनाव को लेकर तैयारी कैसी है, ये मुझे जरा बताइएगा। जेल में है, मैं सुन रही हूँ, तो आखिर इसने अगर कुछ किया तो आखिर जेल में पहुंचा ना। सुदीप्तो भी जेल में है, याद है कि नहीं आपको उनका नाम? सुदीप्तो कौन, तो जरा बता दीजिए, वो भी जेल में ही है ना। तो ऐसे आप ये गिनाइए ना फिर कि कौन जेल में कौन जेल में नहीं। रही बात, आपको लगता है कि बंगाल में बहुत शांति है, बहुत सब कुछ अच्छा है, मैं तो एक ही बात कहूंगी कि ममता बनर्जी का भाग्य बहुत अच्छा था, वो जीत गई दोबारा से, उनकी किस्मत में था कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर उपचुनाव में माधवी जी, उपचुनाव में कितनी टक्कर देने वाले हैं फिर? दादा आपकी सुन लीजिए ना, मेरा देखिए एक एक करके बादल जी, एक एक करके सर, एक एक सारा कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके देखिए, कहीं पे भी आपको विकास का। ठीक है माधवी जी, आपको क्या लग रहा है? आपने कहा कि किस्मत थी वो जीत गई, अब आपको लग रहा है उपचुनाव में भी वही किस्मत दोहराने वाली हैं, किस्मत के बल पे ही जीतने वाली है क्या? फिर से बीजेपी की तैयारी है? आप बार बार देखिए बोलते रहते हैं, क्यों नहीं? आपको थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। मैं आपके बारे में सुनने नहीं काट रही थी, आप भी सुनिए मेरी बात को। आपको ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन की मिली मदद से जो ममता बनर्जी हार गए, तो फिर बाकी जगह पर क्यों आपकी पार्टी जीती है? तो वहाँ पर भी हम लोगों को जीत जाना चाहिए था। आप लोग इसको मानिए, थोड़ा सा मानने का, थोड़ा सा रियलिटी को फेस करना सीखिए। जस्टिफाई करिए अपनी चीजों को, जस्टिफाई मत करिए। आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है जिस तरीके से आप लोगों ने विजय दिवस निकाला, लोगों को घर में घुस घुस के आप लोगों ने लोगों को मारा जलाया, क्या मानना चाहिए भाई? आप कोई भी बंगाल में रहने वाला दल का किसी भी आदमी, कोई भी आदमी जो दल करता है, वो आपके प्रदेश का नागरिक, पहले उसकी सुरक्षा का आप लोगों को सबसे पहले विश्वास दिलाना चाहिए कि इस प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति जो है आपकी सुरक्षा से घेरे में है, ना कि इसलिए कि दूसरे दल को करता था आप लोग उनके घर को जला देंगे, उनके लोगों से औरतों के साथ बलात्कार करेंगे कि हम लोगों को केस लड़ना पड़ेगा। लगातार यहाँ पे हाईकोर्ट में केस चल रहे हैं, तो ये सब जस्टिफाई करके आप लोग अपनी कम से कम मानवता को बचाइए, इंसानियत का थोड़ा सा वो रखिए। दूसरी जगह से आपकी लाइन छोटी है तो मेरी लाइन बड़ी कैसे करूँ तो आपकी लाइन मिटाऊंगा, इस तरीके से नहीं होता है। आप लोगों को विश्वास मत मिला है, वापस से आप लोगों को। माधवी जी, अब तैयारी कैसे समझे हम? इस बार की तैयारी कैसे समझे? उपचुनाव की तैयारी पूरी है बीजेपी की? चुनाव की तैयारी जिस तरीके से होती है उसी तरीके से चुनाव की भी तैयारी होगी। ममता बनर्जी ने अपनी जो है पूरी रणनीति तैयार कर ली है, तैयार करेगी। मैडम इन लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। चलिए, इनको तो फिर बीच में बोल रहे हैं, किससे सवाल पूछ रहे हैं आप? मुझे ये नहीं पता है, मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या कह रहे हैं? कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। बीजेपी तो कैंडिडेट तलाश रही है कि किसको उतारे ममता बनर्जी के सामने। उधर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मैं फिर से आ जाऊं क्या? कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। देखिए ममता बनर्जी हार चुकी है इलेक्शन तक। सिर्फ और ये चीज मैं बोल रही हूँ, 50 बार आप सुन लीजिए बादल जी। चलिए, उपचुनाव का इंतजार करना होगा हमें, हार और जीत के। में गई थी, वो हार चुकी है, दूसरी बार भी जीती है, तीसरी बार भी जीती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी ठीक है, समय का अभाव है मेरे पास, समय कम है मेरे पास। आप दोनों से
रिक्वेस्ट है, समय कम है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप जुड़े हमारे साथ। पक्ष विपक्ष की बात हमने की, यहाँ पर मुद्दे की बात हमने की। ममता बनर्जी आखिरकार अब जो आगामी उपचुनाव में उतरने वाली हैं, जीत और हार क्या तय होती है ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।